जय हिंद प्यारे मित्रों। कक्षा 10 के विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अवश्य देखिए और आपको ये व्याख्या समझ में आती है तो आप इसे अवश्य आत्मसात आप कर सकते हैं। बोर्ड के विद्यार्थियों से यह मैं कहना चाहती हूँ कि जिस कविता को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ उस कविता में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है, इस तथ्य से आप मोटिवेट अवश्य होइएगा। और जिस कविता को मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ वो आपकी पुस्तक क्षितिज का जो चैप्टर है, कविता का जो कविता है उसका नाम है आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख अपना स्थान रखते हैं। और आप रहने वाले वाराणसी के हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ था, वो भी सुंघनी साहू परिवार में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी के क्वींस कॉलेज में हुई थी और कक्षा 7 तक ही इनकी पढ़ाई हो पाई थी। उसके पश्चात पारिवारिक जिम्मेदारियों ने इनको व्यापार में स्थित कर दिया। इनके माता पिता बचपन में ही नहीं रहे तो उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई थी और आप ये सुंघनी एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, उस दुकान पर आप बैठा करते थे और इनके पास इतनी अभावग्रस्त ज़िंदगी थी कि इनके पास कागज़ वगैरह नहीं हुआ करता था। तो जो दुकान का बही खाता होता था, उस बही खाते पर ही आप अपनी भावनाओं को उजागर करते थे और कई भाषाओं का आपको ज्ञान था। वो जैसे कि संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे, वो भी स्वाध्याय के बल पर आपने संस्कृत साहित्य की शिक्षा ली थी। और संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, चूँकि अंग्रेज़ों का ज़माना था उस समय, तो अंग्रेजी, उर्दू का भी आपको ज्ञान था। तो जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के सागर को, इस अथाह सागर को आपने अपनी रचनाओं से समृद्ध किया। मूलतः आप कवि हैं और छायावादी कवि हैं, इसलिए आपकी कविताओं में वह लाक्षणिकता, कल्पनाशीलता और मानवीकरण अलंकार का बड़ा ही गजब सुंदर प्रयोग हुआ है। और आपकी रचनाओं में वियोग की बातें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। लाक्षणिक और प्रतीकात्मक भाषा का आपने बखूबी प्रयोग किया है, वो भी खड़ी बोली हिंदी में। इनकी ज़्यादा समय न लेते हुए इनकी रचनाओं को भी आपके सामने पेश करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो कुछ इस प्रकार है कि आंसू, लहर, कामायनी, और कामायनी तो महाकाव्य है और इस कामायनी को यदि आप पढ़ लें तो बहुत सारी पौराणिक गाथाओं को आप समझ सकते हैं। मनु और श्रद्धा की जो कहानी है, मनु और ईड़ा की जो कहानी है, वो हमारे साहित्य जगत में बड़ा ही सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया है और उसमें 14 सर्ग भी हैं। आंसू है, लहर है और कानन कुसुम है, चित्राधार है, झरना है। इसके साथ ही काव्य जगत को समृद्ध तो आपने किया ही, लेकिन हिंदी के गद्य साहित्य को भी आपने अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। वो है नाटक और कहानी और उपन्यास। नाटक में आपका पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंग को आपने चुना और उसको अपने तरीके से प्रस्तुत किया, वह अपने आप में अनूठा कहा जा सकता है। जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और इसके साथ साथ कंकाल, तितली और इरावती, ये उपन्यास हैं और जिसमें कहा जा सकता है आकाशदीप और आंधी एवं इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मुझे जो ममता कहानी थी वो बहुत ही मुझे आकर्षक प्रतीत हुई। ममता कहानी में जो संवेदनाओं को आपने चित्रित किया है वो और किसी भी कहानी में आप देख नहीं सकते हैं।
और इन्होंने अपने हृदय को उंडेल कर रख दिया है। और अब हम आते हैं इस कविता की तरफ। जिस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं वो आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य का मतलब होता है आत्मकथा पर आधारित कहानी। आत्मकथा कहते किसको हैं? अपने जीवन के, अपनी निजता वाली अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़ी सच्चाई से जब कोई कवि या कोई लेखक लिखता है तो उसमें वो सबसे पहली शर्त यह होती है कि उसमें किसी भी प्रकार की कल्पना का उसमें गुणगान नहीं होता। वो अपने जीवन के अनमोल, अपने दुख और सुख, इन दोनों को लेखक वो प्रस्तुत करता है। तो ये जो कविता है आत्मकथ्य, वो इन्होंने मतलब स्वयं से प्रेरित होकर नहीं लिखा, अपितु 1932 में हंस नामक पत्रिका हिंदी की प्रकाशित होने वाली थी। तो हिंदी के तमाम लेखकों ने इनसे यह अनुरोध किया था कि आप अपने जीवन की कथा को कविता के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो इन्होंने मना भी किया कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि मैं लेखनीबद्ध करूं, उसको शब्दबद्ध करूं। ऐसा कुछ भी, कोई भाव ऐसा नहीं है। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं नहीं घटित हुई जिसको कि हम उजागर कर सकते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कि मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी लोगों के कहने पर आपने इनकार नहीं किया और बहुत ही अपने प्राकृतिक गुणों को इसमें उजागर किया है, और वो भी प्रतीकात्मक भाषा में। तो जो कविता है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार है, और ये अक्षरशः आपने अपने जीवन के यथार्थवादी सत्य को वो भी काव्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। लेकिन इनकी कविता के पहले एक और आत्मकथा लिखी गई जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, और उन्होंने कुछ पंक्तियों में अपने निजी जीवन को तो बखूबी प्रस्तुत किया उन्होंने भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है आपसे और उनसे। तो वो कहते हैं, बच्चन जी क्या कहते हैं उसको भी मैं बताना चाहूँगी कि निज जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी हृदय में स्नेह और प्यार लिए फिरता हूँ। यानी इस ज़िंदगी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में जो भी प्रेम और स्नेह के भाव से परिपूरित अपनी प्रेमिका के बारे में उन्होंने जो कहा, वह प्रेम के भाव को उन्होंने बड़े ही सच्चाई से उजागर किया। वो दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि हमारा जीवन तो खंडित जीवन है, लेकिन चूंकि यह धरती कर्म भूमि है, तो इस कर्म भूमि में हमें सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्म को यथावत करते रहना चाहिए। कुछ इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने, जो छायावादी कवि हैं, वो कहते हैं अपनी इस कविता में, कविता की पंक्तियाँ आपके सामने पेश करती हूँ। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। ये मधुप का अर्थ होता है भौरा, लेकिन भौरे को प्रतीक रूप में आपने प्रस्तुत किया। वह प्रतीक क्या है और रूपक अलंकार है। मधुप माने होता है हुआ, इनके अनुसार मधुप का अर्थ है यहाँ पर मन रूपी भौरा। लोगों के दबाव डालने पर जब मैं आत्मकथा लिखने बैठा तो मन रूपी भौरा हृदय में वो गुनगुना कर कुछ यूं बातें हमसे करने लगा। वो बड़े ही ललित अंदाज में सौंदर्य सहित भाव के साथ वो कहते हैं मुरझाकर मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। यह मन रूपी भौरा हमारे जीवन की कहानी को कैसे वो प्रस्तुत करता है, वो कुछ ऐसा है। वो कहते हैं
ये जो जीवन का सत्य है, उस जीवन के सत्य को बताते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। हमारे जीवन के जितने भी पल हैं, समय, सभी लोग जानते हैं कि समय जो है वो हमेशा आगे की ओर अपनी उड़ान भरता ही रहता है। अपने पंख को वो समेटता नहीं, अपितु वो उड़ता ही रहता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। और एक वर्ष में वो जो जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, और ऋतु परिवर्तन के साथ साथ वो जो पतझड़ का मौसम आता है, तो उस पतझड़ के मौसम में सारी पत्तियां झड़कर गिर जाती हैं पेड़ों की। वैसे ही जीवन का मानव जीवन का हर एक पल अपना एक अनोखा होता है, एक कहानी को प्रस्तुत करने वाला होता है, लेकिन बीत जाता है तो वो कहानी बन जाती है। वर्तमान कहानी नहीं होती, वो कर्मनिष्ठा का भाव होता है, लेकिन जो बीता हुआ कल होता है वो ज़रूर कहानी बन जाती है। और वो कहानी, अतीत की कहानी को कौन देखना सुनना चाहता है? आज की जो मशीनी सभ्यता है, उस मशीनी सभ्यता में कभी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध कोई रखना नहीं चाहता। तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वो जो अतीत की कहानी है, वो जो घना एक वृक्ष होता है, वह पतझड़ के मौसम में जैसे गिरकर नीचे चला जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन का एक एक पल अपनी कहानी को प्रस्तुत करता हुआ मुरझा कर न जाने कहाँ हमारे जीवन से विलुप्त हो जाता है। हम इसीलिए जब लोगों, जो उम्र दराज लोग होते हैं, वो अपने जीवन की, अपने बीते हुए जीवन की राम कहानी को प्रस्तुत करते हैं। आगे भविष्य की बातों पर वो उतना विश्वास नहीं रखते, वर्तमान में नहीं जीते और लोगों की आलोचना भी करते हैं। तो ऐसे ही प्रसाद जी ने कहा। फिर आगे वो कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा, नीलिमा का अर्थ होता है नीला आकाश, अनंत माने आकाश। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। वो कहते हैं कि ये जो आकाश है, वो अनंत नीला गगन है, उसने न जाने कितने, इस ब्रह्मांड के न जाने कितने जीवधारियों की जो सुख दुख गंभीरतम भावों से युक्त असंख्य लोगों के इतिहास को उसने अपने हृदय के दामन में उसने समेट कर रखा हुआ है। हम लोग, यह ब्रह्मांड अनंत है, आकाश अनंत है। हम केवल जितना लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, जितना लोगों के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जितने लोगों के बीच उठते बैठते हैं, बस उन्हीं लोगों को के बारे में हम जानते हैं। लेकिन यह जो ब्रह्मांड है, या पूरी दुनिया, क्या हम पूरी दुनिया के लोगों के इतिहास को हम जानते हैं? नहीं जानते। आकाश जो है, अपने हृदय में उसने अनंत अनंत लोगों के जीवन के इतिहास को उसने हृदय में समेटा है। और हमारा भी एक कुछ ऐसा इतिहास है जिसके बारे में वो कहते हैं, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब यहाँ पर लोगों की, कवि ने अपने निजी जीवन के बारे में कहना चाहा है, और उसको खुलकर उसको उन्होंने उजागर नहीं किया। एक ऐसा लगता है कि एक पटाक्षेप, एक पर्दा है, पर्दे के पीछे की जो बातें हैं वह अपने शब्द में वो उजागर कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से उजागर नहीं कर पाते। और जो कि प्रतीकात्मक रूप से वो कहते हैं कि मेरे जीवन के इतिहास में कुछ ऐसे पल भी व्यतीत हुए जिसमें लोगों ने खूब खुलकर उपहास भी उड़ाया है और आलोचना भी की है। इसी प्रकार बच्चन जी ने भी अपनी आत्मकथा में
ये बातें कुछ कही हैं। उन्होंने ये कहा था कि मेरे गीतों को, मेरे कविताओं को लोगों ने स्वीकार किया ही नहीं। जब मैं कविताओं को लिखता था तो कवियों ने उसकी बहुत गंभीरतम आलोचना की। कवि के श्रेष्ठ, कवि के संसार में लोगों ने उनको कवि माना ही नहीं, उनको अपनी तरह उनको स्वीकार ही नहीं किया। वैसे ही प्रसाद जी ने भी कहा कि मेरे भी लेखन काल के दौरान जो भी कुछ मैंने लिखा या मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ, उस पर लोगों ने खूब मलिन, माने बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने मेरा उपहास भी उड़ाया है, मजाक जिसको कहा जाता है। और जो लोग मलिन उपहास उड़ाने वाले थे, उन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिख डालिए। तो मैं कौन सी आत्मकथा लिखूं? इस पर कवि का हृदय रो देता है। तो अपने रुदन भरे भावों को वह फिर से व्यक्त करता है और कहता है कवि, तुम भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अपने जीवन में बीती हुई जो कुछ भी अपनी निजी थोड़ी बहुत जो कहानी है, उस कमज़ोरी को, देखिए यह मनुष्य की सबसे बड़ी आदत होती है कि अपनी कमज़ोरियों को लोग उजागर नहीं करना चाहते हैं, अपनी अच्छाइयों को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। लेकिन आत्मकथा लिखते समय लोग अपनी निजी बातों को भी उजागर करने के लिए मजबूर होते हैं। तो लोगों के प्रेशराइज़ करने पर, दबाव डालने पर मैं भी अपनी आप बीती आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ ऐसा सुखद पल आया ही नहीं जिसको कि मैं लिखकर हमें आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति की भावना मेरे मन में जागे। मेरा जीवन तो एक खाली गागर की तरह है। आगे कहते हैं, देखोगे यह गागर रीति का अर्थ होता है खालीपन, रिक्त। हमारा जो जीवन रूपी घट है, जीवन रूपी जो घड़ा है, वह तो रिक्त है। रिक्त, उसमें कभी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो मैं प्रस्तुत कर सकूं। मैंने पहले ही आपको बताया, इनके जीवन में तमाम दुखद स्थितियाँ आई। आपका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था और बचपन भी मतलब दुखों से भरा था और युवा काल भी संघर्षों से भरा था। और तो जीवन में कुछ ऐसी बातें नहीं हैं जिसको कि मैं अपने इस अपनी लेखनी से उसको लिखकर मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन दूसरों को सुख ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यह दुनिया की सच्चाई है कि दूसरों के दुख दर्द को सुनकर उन्हें बड़े ही सुख की प्राप्ति होती है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। यह जो मेरा जीवन रूपी गागर है, घट है, कलश है, वह रिक्तता से परिपूर्ण है, वह कभी भरा नहीं। यानी मेरे मन मुताबिक मेरा जीवन रहा ही नहीं, बहुत ही संघर्षों से और दुखों से आपूरित हमारा जीवन इतिहास रहा है। फिर आगे कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। देखो, इसमें प्यारे बच्चों, इस लाइन में उन्होंने कहा, बहुत बड़े कवि की सच्चाई को उजागर किया कि कवियों की सबसे बड़े, आज के कवियों पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि जिन बातों को मैं शब्दबद्ध करता था, जिन कविताओं को मैं लिखता था, उसको लोगों ने अपनी राम कहानी लेकर प्रस्तुत कर दिया। उन कविताओं को थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर करके अपनी कविता बना डाली। तो यह तो कवि की कविता के साथ लोगों ने बहुत बड़ा वंचना यानी छल और धोखे का कार्य किया है। क्योंकि मेरे
काव्य संसार को खाली करने वाले आज के महाकवि बहुत ही जो अपना नाम रोशन करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मेरी कविताओं को अपनी कविता, अपनी रचना बनाकर उसमें कुछ शब्दों का हेर फेर करके उसको लिख डाले हैं। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच है जिसको कि उन्होंने शब्दबद्ध किया। अपने को समझो हे कवियों, हे लेखकों, और मेरी ही बातों को अपना बनाकर दुनिया के सामने और मंच पर खूब हंसते हो, इठलाते हो और मेरी कविताओं को, मेरे लेखों को अपना बनाकर वह अपने पूरे बड़प्पन के साथ दुनिया के सामने पेश आते हो। तो अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरे काव्य जगत के सौंदर्य रस को लेकर आपने अपने कविता संसार को समृद्ध किया। यह तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिर आगे वो कहते हैं, यह विडंबना मेरे लिए यह सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली क्षण रहा है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं तो बहुत ही अपने आप को बहुत ही सरलते कहकर उन्होंने संबोधित किया है कि मेरा जीवन बहुत ही सीधा, सरल, सादगी से परिपूरित और संवेदनाओं से परिपूरित रहा है। तो हे सरल जीवन, हे सरलते, क्या आत्मकथा को लिख कर क्या मैं तुम्हारी अपनी ही हंसी उड़ाऊं मैं? यह कुछ मुझे उचित नहीं जान पड़ता। भूलें अपनी या प्रवंचना, हमने भूल तो नहीं की, लेकिन आप भूल कर रहे हैं जो कवि लेखक हैं। या प्रवंचना माने धोखा देना। लोगों ने मेरे साथ बहुत ही विश्वासघात किया। औरों की दिखलाऊं मैं? क्या मैं अपनी इस आत्मकथा में दूसरों की यदि धज्जी को उड़ा दूं, यदि उनकी बातों को खुलकर मैं उजागर कर दूं, तो फिर लोगों के ऊपर यह कलंक लग सकता है। इसलिए कभी मैं लेकिन मैं हृदय से ऐसा नहीं हूँ कि मैं दूसरों की खिल्ली उड़ाऊँ, हंसी उड़ाऊँ या उनका उपहास उड़ाऊँ। फिर वो कहते हैं, उज्ज्वल गाथा गाऊं कैसे? मेरे जीवन की भी कुछ गाथाएं, कुछ कहानी है जो कि बहुत ही पवित्र है। उज्ज्वल माने पवित्र है। मधुर चांदनी रातों की, कवि का हृदय जो है बहुत ही स्नेह से आपूरित है, बहुत ही प्रेम पर आधारित है। चांदनी रात में इन्होंने जो कि किसी से इनको प्रेम हो गया था, तो अपनी प्रेमिका के बारे में इन्होंने कहा। और एक इनकी कविता, इसी समय मुझे एक लाइन याद आती है जो कि कुछ इस प्रकार है। उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें जयशंकर प्रसाद जी ने की है। उस दिन जब जीवन के पथ में मधुमंगल की वर्षा होती और हाथों में करपात्र लेकर दर मांग रहा यह मधु भिक्षा की रटन अधर में, उस दिन जब जीवन के पथ में। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहती हूँ। आज इस आत्मकथ्य कविता के आधे भाग को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आधा भाग अभी बाकी है। अपने अगले वीडियो में उसको मैं आपको लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। और यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो यह वीडियो, तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।